नमस्कार दोस्तों। आज बिहार एसएससी के द्वारा एक नया वैकेंसी लाया गया है। आप देख सकते हैं आज दिन भर में लगभग 3 से 4 वैकेंसी आ चुका है। तो बिहार सरकार आपको जल्द ही पकड़ पकड़ कर नौकरी देने वाला है, तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाएं। देख सकते हैं कि बिहार एसएससी का भी नया वैकेंसी आया है और इसमें टोटल 682 पोस्ट है। कितना? 682 पोस्ट है। देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि कौन से पोस्ट है। यहाँ आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी के द्वारा यह वैकेंसी लाई गई है। किसकी? तो यहाँ पे देख सकते हैं अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जो है उसी का वैकेंसी लाया गया है। जो लेवल जो वेतन स्तर 7 का है, यानी लेवल स्केल कितना है, पे स्केल तो 7 है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में आपका किसी एक विषय में यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऑनर्स पेपर होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय यानी सब्सिडियरी सब्जेक्ट के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी आपका कोई भी विषय से आप किए होंगे ऑनर्स पेपर, लेकिन यदि आपको ये 3 सब्जेक्ट, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लिए। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसी है। तो टोटल ये 682 इसमें वैकेंसी दी गई है। और ये इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल, यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक दिया गया है। और भी कुछ हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे चलेंगे आगे तो यहाँ देख सकते हैं 682 जो पोस्ट है उसमें कहाँ कहाँ डिवाइड किया गया है, कौन कौन से कैटेगरी में दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है 313 पोस्ट दिया गया है। और महिलाओं के लिए इसमें 35% इसी में से क्या है, रिजर्व किया गया है। टोटल सीट्स कितना है, 110 यहाँ दिया गया, 110। और 98 पोस्ट किसका है, तो 98 पोस्ट टोटल ये महिलाओं के लिए इधर है 231 और इधर 682 है। कुल पदों की संख्या 682। ठीक है, तो इधर अनुसूचित जाति यानी एससी क्लास के लिए 98 दिया गया है टोटल कोटिवार रिक्तियों की संख्या, और इसमें 34 इसी में से महिलाओं के लिए है। और टोटल अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो 7 है और इसमें 2 रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो इस तरह से बांट करके दिखाया गया है कैटेगरी वाइज। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की बात करते हैं तो इसमें 112 दिया गया है टोटल, और उसमें 39 महिलाओं को आरक्षित करके सीट दिया गया है। साथ ही देखते हैं पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 62 टोटल सीट है, और इसमें 22 सीट है जो महिलाओं को रिजर्व किया गया है। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए स्पेशल ये देख सकते हैं, ये टोटल 22 सीट्स अलग से दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए कितना दिया गया है, तो टोटल 68 सीट दिया गया, जिसमें 24 सीट महिलाओं के लिए ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है। तो टोटल सीटों की संख्या 682 है, जिसमें 231 महिला के लिए है, लगभग 1/3 के आसपास आप देख सकते हैं। इस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की गई है। तो महिलाओं के लिए भी काफी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो ग्रेजुएशन में क्या किए हैं, तो मैथ्स, इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स से ऑनर्स किए हैं, या फिर उसका एक सब्सिडियरी एक पेपर भी है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं आगे और भी बात करेंगे। तो इस तरह से दिव्यांगता की भी बात की गई है इसमें। और इसमें यह भी है कि ये वैकेंसी जो दी गई 682 इसमें अभी घटा भी सकता है और इसको बढ़ा भी सकता है। तो ज़्यादा चांस क्या है, तो इलेक्शन का टाइम है तो आपको है जो बढ़ाकर ही दिखाया जाएगा। उम्र सीमा की बात करते हैं तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1 अगस्त 2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों और उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, तो वह भी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यानी उनका भी एज इसमें क्वालिफाई हो जाएगा और वो भी ये फॉर्म भर सकेंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या में दिया गया है। जो निम्न रूप जो उम्र सीमा दिया गया है उसको हम आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा की बात की जा रही है ऑल कैटेगरी में, तो 21 वर्ष दिया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा कितना, 21 वर्ष दिया गया है। सारे कैटेगरीज वाइज दिया गया है कितना, 21 वर्ष दिया गया है न्यूनतम उम्र सीमा। वही
अनारक्षित पुरुष यानी जनरल मेल की बात करते हैं तो अधिकतम उम्र सीमा इसमें 37 वर्ष तक दिया गया है, यानी 37 ईयर आपका है जो मैक्सिमम एज होगा। वहीं बीसी एवं ईबीसी पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और एससी और एसटी के पुरुष और महिला दोनों के लिए दिया गया है कितना, तो 42 वर्ष दिया गया है जो मैक्सिमम एज है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो उनको कम से कम अधिकतम दिया जाएगा 10 वर्ष की सीमा के जो सीमा है उसमें अलग से 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि को ही मान्य दिया जाएगा, यानी कि जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है मैट्रिक में किए हैं वहीं पे उसका ऊपर देखे होंगे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र अंकित है, वही उसी के आधार पे आपको एज की गणना की जाएगी। ठीक है, यहाँ आप आगे भी पढ़ सकते हैं। और एक और भी बात है किसमें देख सकते हैं कि ठीक है, कार्य अनुभव की गणना दिनांक, वैसे व्यक्ति जो इसमें पहले से काम कर रहे हैं यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी दिया गया है कि उसको अलग से कुछ छूट दी जाएगी। उसको कार्य अनुभव की गणना दिनांक कब से जोड़ी जाएगी, तो 31 मार्च 2025 के आधार पर की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु इसमें कोई भी अवसर कितना मिलेगा उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि अनलिमिटेड दिया गया है। ठीक है, इसके आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान भी किया गया है। बिहार सरकार के सरकारी जो सेवक है उसको सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी किए हुए हैं तो उनका पूरी सेवा अवधि में कम से कम आयोग के द्वारा कितना, तो 5 है जो अवसर दिया जाएगा, अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर। और कह रहा है उपर्युक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से ही प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी, यानी कि उसको लगभग नहीं जोड़ा जाएगा, जो अभी आगे से जोड़ा जाएगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी, पूर्ववत अनुमान्य होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। यदि वो 5 कर ले तो भी उसको कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, दिव्यांगों को देख लिए कि कम से कम उसको अधिकतम 10 वर्षों की छूट दी जाएगी उनके उम्र में। और एनसीसी कैडेट के लिए भी कुछ है जो छूट का भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है कि 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर में भर्ती किए गए कैडेट को एनसीसी से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जाएगी जितने दिनों तक उन्होंने एनसीसी में पूर्णकालिक सेवा की हो, और यदि परिणामी उम्र उक्त पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से 3 वर्ष अधिक न हो तो उनके संबंध में यह माना जाएगा कि वे उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्त पूरी करती हो। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा देख लेंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं, एनसीसी किए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में 3 वर्ष और प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन की तिथि को 53 वर्ष से अधिक न हो। यानी कि एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ प्रोविजन लाए गए हैं, उसके उम्र में भी छूट दी गई है, बस ये है कि उसको 53 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। भूतपूर्व सैनिक के बारे में दिया गया है तो इसको आप पढ़ लेंगे जो इसमें बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही भरना है कि किस कैटेगरी से वो आते हैं, और उसका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो सही डेट लाइन के अंदर ही बनना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपको दिक्कत आ सकती है। अब बताते हैं चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें देख सकते हैं कुल अंक कितना का है, तो 75 नंबर का है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता कितनी है, तो टोटल ये 75 अंक है। 75 अंक है दिया गया लिखित परीक्षा में। और संविदा के आधार पर, यानी जो वैसे व्यक्ति संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं के लिए नियमित अधिकतम अधिमान्य तभी मान होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो, यानी उसी
जो पद पे नियुक्ति की गई हो तो उसके आधार पे उसको संविदा में रखा जाएगा। और उसमें उसको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, उसको कुछ नंबर भी मिलेगा, जैसे कि 25 अंक दिया जाएगा। और 25 अंक, 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी, ठीक है, प्रति कार्यरत वर्ष के लिए। यानी 1 वर्ष अगर उसका एक्सपीरियंस है, संविदा पे काम किया है तो उसको 5 वर्ष, और 5 साल के लिए काम किया हुआ है तो उसको 5 गुना 5, 25 वर्ष के 25 नंबर मिलेगा 5 सालों के लिए, यदि वो काम पहले से कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसका जो फार्मूला है निकालने के लिए आप देख सकते हैं, फार्मूला भी दे दिया है कि किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, संविदा पे काम किए हुए हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसका क्या फार्मूला है। तो कह रहा है कि अधिमानता अंक बराबर परीक्षा में प्राप्त अंक भागा परीक्षा के कुल अंक गुना 75 किया गया है। जानते हैं कुल, देखिए संविदा के आधार पर दे अधिमानता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में यह है जो लागू किया जाएगा। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी, और 150 और एक प्रश्न कितना है तो 4, यानी कि टोटल 600 मार्क्स का यह परीक्षा होने जा रहा है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, तो 150 गुना 4 600। और वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 1/4 है जो निगेटिव है। 1/4 क्या है, निगेटिव मार्क्स है, ठीक है। 1/4 यानी 0.25 है जो कट जाएंगे, ठीक है, 0.25 कट जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा की अवधि क्या रहेगी तो 2 घंटा 15 मिनट, 2 आवर्स 15 मिनट, 15 मिनट इसका एसएससी, बिहार एसएससी का लगभग मोस्ट एग्जाम में यही रहता है टाइमिंग, इसका ये टाइम रहेगा। और लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों पत्रों में कुछ भिन्नता आती है, कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो उसको इंग्लिश के आधार पर ही सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। और मेधा सूची में समान प्राप्त करने वाले अंक होने की स्थिति में कैंडिडेट को डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है जो, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। और समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होने की स्थिति में उम्मीदवार के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा श्रेणी में उसको ऐड किया जाएगा। अब क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगी, तो देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम पूरे एग्जाम का, यानी 600 का 40%, यानी 600 का आपको 40% लाना ही पड़ेगा, यानी 600 का 40% आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि 240 आपको जनरल कैटेगरी में कम से कम ये लाना पड़ेगा, यानी 50% से कम आपको दिया गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग बीसी की बात करते हैं तो बीसी की बात करते हैं तो 36.5%, और जो अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी की बात करते हैं तो इसको दिया गया है कितना तो 34%। और अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए कम से कम रखा गया है क्वालिफाइंग तो 32%, और महिला वर्ग के लिए 32%, इस तरह से रखा गया है। और दिव्यांग के सारे कैटेगरी के लिए 32%, इस तरह से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अब बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या होगी, तो परीक्षा शुल्क है जो, परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो जनरल, बीसी और ईबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, यानी जनरल, बीसी और ईबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको पेमेंट कितना करना होगा, 540 रुपया, 540 रुपया। जबकि अदर कैटेगरी के देख सकते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए है बस, और सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए जो अनुसूचित जाति या जनजाति के समान हो उसको 135 रुपया। सभी श्रेणी की महिलाएं हैं जो कर सकेगी, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, ठीक है। यानी सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए डोमिसाइल की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, उस तरह से मतलब आरक्षण दी जाएगी। लेकिन अदर स्टेट डोमिसाइल नहीं कर सकते हैं, अदर आरक्षण के मामले में कह सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स आएंगे वो इसमें फॉर्म भरेंगे तो उसको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, भले ही वो अपने राज्य में एससी हो या फिर एसटी हो या किसी भी कैटेगरी से आते हों। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो पुरुष और महिला हेतु है उसको भी 540 रुपया देना होगा, जैसे कि यहाँ के जनरल और बीसी और के मेल और ईबीसी के मेल कैटेगरी यहाँ पे देंगे 540, उस तरह से दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, देख सकते हैं और कुछ सेवा टैक्स भी लगाया जाएगा, उस सब बात की बात है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 1 अप्रैल से 19 अप्रैल 2025 तक, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि मात्र रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाए कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह नॉन ट्रांसफरेबल होगा, यानी कि आप इसको किसी और को भेज नहीं सकते, या एक बार चला गया तो चला गया, ठीक है।
और किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। परीक्षा की जो प्रकृति है क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली के अनुसार कहा गया कि 40,000 से अधिक यदि अभ्यर्थी हो जाते हैं, आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा है जो 1 से अधिक शिफ्ट में भी लिया जा सकेगा। यहाँ भी क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि ज़्यादा इसमें अधिक चरण में भी आयोजित की जा सकती है। और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन मेथड का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयारी की जाएगी, यानी कि रिजल्ट जो बनेगा, बहुत सारे अगर शिफ्ट में होते हैं तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन यानी नॉर्मलाइजेशन की मेथड भी अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर आपको अभी कर देते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, और इसके माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाए, यानी कि इसका 5 गुना रिजल्ट है जो दिया जाएगा। कितना, तो 5 गुना प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध, जितना कोटि में उपलब्ध हो उसके आधार पर ये 5 जो सीट दिया गया है उसके आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, और मानसिक क्षमता पर जांच यानी कंप्रिहेंशन और लॉजिक और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और कुछ करंट अफेयर के भी देखते हैं आगे क्वेश्चन जो दिया गया है। कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस इस तरह से दिया गया कि समान अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य रहेगा अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटनाओं में के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने हेतु आपसे अपेक्षित किया जा सकता है एक शिक्षित व्यक्ति से। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में भी विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप जब तैयारी करेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न इसमें सिलेबस में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आसपास क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसको आगे भी देखते हुए चलेंगे। और सब्जेक्ट क्या है, तो समसामयिक विषय यानी कि कंकरेंट सब्जेक्ट। इसमें देख सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति, किस तरह से साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो नेशनल और इंटरनेशनल प्राइज हो गए, या फिर जैसे कि ऑस्कर अवार्ड हो गए, या फिर नेशनल कुछ अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स हो गए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कुछ स्टैटिक या फिर उस तरह से मिसलेनियस टाइप का भी इसमें है जो पूछे जाते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश की बात करते हैं तो पड़ोसी देशों का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन से पूछा जाएगा, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान कैसा रहा, उससे रिलेटेड इवेंट्स जो हुए हैं उससे क्वेश्चन जो डिजाइन किए जाएंगे और उस तरह से पूछे जाएंगे। अगला खंड देखते हैं कि सामान्य विज्ञान और गणित में से क्या पूछा जाएगा। तो इसमें समानता मैट्रिक लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी के प्रश्न भी इसमें शामिल किए जाएंगे। गणित की बात करते हैं तो इसमें संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल और फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध जो रिलेशन होते हैं एक दूसरे के नंबर के बीच में, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, जो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो इस तरह काफी है जो आप जो पढ़े हैं उसी आधार पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मानसिक क्षमता जांच की बात करते हैं यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न को पूछा जा सकता है यानी वर्बल और नॉन वर्बल।
इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि कोई सादृश्य हो गया, समानता, एक दूसरे को मिलान करके उस तरह से पूछा जाता है रीजनिंग में। समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य समृद्धि, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कुट लेखन एवं कुट व्याख्या। इस तरह से जो रीजनिंग और मैथ का जो सिलेबस है इस तरह से देखा गया है। देखिए मैथ और रीजनिंग का इस तरह से दिया गया है। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा के 2 पत्र होंगे। पीटी का हो गया, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। हिंदी पहला पेपर होगा जो आहारक होगा, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से 30% से अधिक नंबर ले आएंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे, और उन्हीं का जो पेपर है जो अगला मूल्यांकित होगा, जो सेकंड पेपर होने जा रहा है। यदि वो 30% से कम लाते हैं, मार्क्स से कम लाते हैं, तो उनका पेपर जांच सेकंड वाला नहीं होगा। मुख्य पत्र जिसमें 3 निम्न विषय शामिल होंगे, जैसे कि समान अध्ययन यानी जनरल स्टडी, समान विज्ञान गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे जैसे वो पीटी में पूछे गए, वैसे ही सिलेबस मोस्ट ऑफ द है जो केस में डिजाइन किया गया है मेंस के लिए। आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार ही किया जाएगा, राज्य सरकार के सक्षम स्तर से, और वो प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यानी जो कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट बनाकर है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी से आते हैं, और वो एग्जैक्ट टाइमलाइन के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिसका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, पहले हमने बता भी दिया था। अब हम देख लेते हैं आगे। और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान नहीं किया जाएगा, यानी कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ही आपका है जो यहाँ पे दिखाएगा कि आपको आरक्षण मिलेगा कि नहीं। और साथ ही साथ आपको जो भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो SC ST हो, सबको अपने उस तरह से अपने अपने कैटेगरी में है जो सर्टिफिकेट लाना होगा। चाहे जाति प्रमाण पत्र SC और ST की बात करते हैं तो उसको SC ये जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास और मूल निवास यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र है जिसको जमा करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा की बात करते हैं तो इसके उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाया जाता है, नन क्रीमी लेयर। ठीक है, यानी कि वैसे कैटेगरी के जो क्रीम नहीं खाते हो, यानी नन क्रीमी लेयर से बाहर हो। ठीक है, करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य किसके द्वारा बनाना है, तो अंचल के राज्य सरकार, यानी कि आपको CO RO लेवल पे, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर यानी ब्लॉक लेवल पे आपको यह सर्टिफिकेट बनाना है, किसका, कास्ट सर्टिफिकेट का। ठीक है, और आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पे, किस पे बनेगा, तो उनके पिता के नाम पर, उनको पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के। तो जितना भी उसका जो सर्टिफिकेट बनेगा किस पे, पिता के नाम से, यानी जहाँ वो पहले अपना उसका घर था वहाँ बनेगा। ठीक है, जिसे नैहर बोलते हैं वहां से बनेगा, उसके पति के नाम से, पिता के नाम से बनेगा, सॉरी, पति के नाम से नहीं बनेगा। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ भी नहीं दिया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा, आपको बस कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, बस फिर आपको ये क्या किया जाएगा, तो जनरल कैटेगरी में आपको ट्रीट किया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बस वैसे ही दिया गया है सारे कैटेगरी के आरक्षण वाइज, तो आप इसको पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, जो सारे बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें 4% है जो उसको जो दिव्यांग है उनको 4% रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, और अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान नहीं होगा। तो जिनका भी दिव्यांग कैटेगरी से सर्टिफिकेट बना है, जो टेम्पोररी है, एक परमानेंट होता है, एक टेम्पोररी होता है, यानी 40% या 40% से अधिक का अगर डिसेबिलिटी है तो आप है जो परमानेंट कैटेगरी में आते हैं, जबकि कुछ कम होता है तो उसमें आपको रिन्यूअल बार बार कराना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह से अवधि तक किया जाता है। ठीक है, और बाकी आप लोग महिलाओं के रिक्ति को देखें तो उसमें 35% है जो उसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। और बात करते हैं आगे, तो आप इसका फ्रीडम फाइटर्स का देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी बहुत कुछ है पढ़ने को। ठीक है, जिसको आप है जो आराम से घर पे इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम एडुटेरिया दरोगा चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडुटेरिया दरोगा टेलीग्राम चैनल से वहां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना आवश्यक है। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद
कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि जब डेट क्लोज हो जाएगा तब है जो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश है कि किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा, यानी कि आयोग ही बताएगा कि किसको शामिल करना है और किसको बाहर करना है। उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जाएगा जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र दिया गया है। बाकी सब ये सब छोटी छोटी बात है। किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का है जो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें किसी भी तरह का उस तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा बाहरी लोगों के द्वारा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बिहार में। ठीक है, कुछ ना कुछ तो देखने को मिलता ही है। जैसे आपने देखा होगा बिहार पीसीएस का एग्जाम जो हुआ, यहाँ पे बाकी आप लोग पढ़ लेंगे। और एक अभ्यर्थी के द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदलकर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को है जो अस्वीकृत किया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। ये सब आपको ध्यान रखना है जब आप ये भरते हैं फॉर्म। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे और पूर्ण रूप से आवेदन को फोटो सहित की प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, बाद में आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है। और समान प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या, ये परीक्षा है जो आपको ये देख सकते हैं कि आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। इसने अभी क्लियर नहीं किया है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो दोनों केस में हो सकता है, यानी ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। अब बिहार एसएससी इसके लिए अलग से नोटिस निकाल देगी। ठीक है। और विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा इम्पर्सोनेशन करने का प्रयास किया जाता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी आप पढ़ लेंगे, छोटे छोटे चीज है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा कब से? 1 अप्रैल 2025 से, और लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2025। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे 21 अप्रैल। देखिए परीक्षा शुल्क जमा करने का तिथि अंतिम है कितना? 19 और अप्रैल 21 अप्रैल 2 दिन बाद है जो आपका लास्ट डेट रहेगा। इसको 21 तक आप इसके बीच में फॉर्म डाल लेंगे। ये अप्रैल की बात की जा रही है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल अगले मंथ से। ठीक है। यहाँ और भी कुछ देख सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण या कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जैसे कि मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का इसमें सर्टिफिकेट चाहिए और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, यानी कि जैसे यदि आपने इस सब्जेक्ट से किया है तो आपका ऑनर्स पेपर है तो आपने इसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना है, जब ये दिखाना है। कनीय सांख्यिकी सहायक और प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक और अन्वेषक के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत होने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि पहले से यदि आप किसी भी पोस्ट पे हैं तो आपको उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और उसमें आपको कार्य जो आपने 1 वर्ष किया है तो उसमें 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो उसमें 5 नंबर मिलेंगे, अगले 5 वर्ष किए हैं तो 25 नंबर मिलेंगे। अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी का प्रमाण पत्र, यानी फ्रीडम फाइटर वार्ड्स हैं, उनको भी दिखाना होगा। और दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवा का प्रमाण पत्र भी है, या भूतपूर्व सैनिक जो हमने बताया है कि उसको भी एज एक्सटेंशन दिया गया है तो उनको दिखाना होगा कि हम पहले कहाँ ये कार्यरत थे। ठीक है। और कोई भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग है जो स्वतंत्र होगा, यानी आपको ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियरली अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। आगे, संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना सक्षम प्राधिकार होंगे, यानी कि आपको जो व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं उनको है जो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है, कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि हमने 3 साल से काम किया है तो उसको सर्टिफिकेट उस तरह से जो मिला है उसको दिखाना होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने दिखाया है कि पूरे जो कैटेगरी वाइज जिस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या फॉर्म में सावधानियां रखनी है और क्या क्या गलती नहीं करना है, तो बाकी आप जो है उसको भी पढ़ लेना है। घोषणा और अंतिम तिथि इस तरह से दिया गया है। मात्र देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 को रात्रि 11:59 बजे ये सर्वर है जो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए पहले आपको भर लेना है। ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने टोटल
पूरे बिहार एसएससी का जो ये सिलेबस 682 पोस्ट के लिए सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए लाया गया है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है एप्लीकेशन का। तो यदि आपको कुछ भी त्रुटि हो इसके रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उसका ये पीडीएफ यदि आप पाना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ अवेलेबल रहेगा कहाँ पे, एडुटेरिया यहाँ पे लिख देते हैं, एडुटेरिया दरोगा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 18,500 के आसपास सब्सक्राइबर है, इसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से वर्दी बैच से जुड़े जानकारी दी जा रही है, साथ में अलग अलग एग्जामों के भी, वनडे एग्जाम्स की भी तैयारी कराई जा रही है, तो यहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।